हरे कृष्णा। तो ज्योतिष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग स्कॉर्पियो के बारे में चर्चा कर रहे थे, स्कॉर्पियो राशि जिसको वृश्चिक राशि बोलते हैं। तो उसी श्रृंखला को आज कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास थोड़ा छोटा क्लास होगा क्योंकि आज एकादशी है। तो एकादशी के दिन बहुत सारे लोग थोड़ा साधना पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उसके लिए समय चाहिए होता है। तो छोटा क्लास रखेंगे, जितना कवर हो सके करेंगे, नहीं तो फिर कल इसको कंटिन्यू करके हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आइए प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो ज्योतिष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग स्कॉर्पियो के बारे में चर्चा कर रहे थे, वृश्चिक राशि के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसी के बारे में हम आज आगे देखेंगे। तो एस्ट्रोलॉजर के लाइफ में स्कॉर्पियो राशि बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। स्कॉर्पियो राशि आप देखोगे एस्ट्रोलॉजर की लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट होगा, या उसके जो प्लैनेट्स होंगे, जो ग्रह होंगे, वो बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि स्कॉर्पियो जो है मैं कल बताया था, ऑकल्ट साइंसेस का उससे देखते हैं, हिडन नॉलेज का उससे देखते हैं। इसलिए जब आप कंसल्टेशन करते हो ना, तो स्कॉर्पियो है आपका लॉस ऑफ भाग्य दिखाता है। भाग्य जो होता है, लक जो बोलते हैं ना, उसका लॉस। क्योंकि देखो जो 9th जो राशि होती है सैगिटेरियस, उसके जस्ट 12वें भाग में होता है स्कॉर्पियो साइन। 9 से आप काउंट करो, 9 10 11 12 ऐसे करके आओगे। तो 9 से जो 12वां घर होता है वो होता है स्कॉर्पियो। 12वां घर क्या चीज़ का होता है? लॉस का घर होता है ना। किसी भी घर से 12वां घर उस चीज़ का लॉस को दर्शाता है। तो जो लक जो होता है, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक गुरु की तरह होते हैं। किसी के लाइफ में आप कुछ कंसल्टेशन करते हो तो उनको आप गाइडेंस देते हो, जिनसे उनका लाइफ सुधरता है। तो जब आप उनका लाइफ क्यों सुधरता है? क्योंकि आप अपना पुण्य जो होता है, आप अपना भाग्य होता है, वो उसको देते हो। तो वो आपका भाग्य क्या होता है? लॉस होता है। इसलिए 8वां जो राशि होता है स्कॉर्पियो राशि, इट्स द लॉस ऑफ योर भाग्य।
इसलिए मैं कभी कभी ऐसा बोलता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होता है, जो बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट चार्ट है, जो ख़राब चार्ट है, उनको नहीं देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए राहु राहु स्कॉर्पियो रहा, या राहु कैंसर रहा कॉम्बिनेशन, या स्कॉर्पियो मून कॉम्बिनेशन रहा, तो ये सब चार्ट को नहीं देखिए। इससे आपका बहुत सारा भाग्य छीन हो जाता है, बहुत सारा भाग्य आपका लॉस हो जाता है, बहुत सारा भाग्य आपका ख़त्म हो जाता है। लक जो होता है, फिर आपका जीवन फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक चलता है। आप कोई भी कंसल्टेशन करते हो, उसमें कुछ ना कुछ भाग्य तो आपका लॉस होता है। लेकिन जो चार्ट बहुत ही ख़राब हो, बहुत ही निगेटिव एनर्जी कैरी करती है, उस चार्ट को नहीं देखना चाहिए। हर ये जो चार्ट भी होता है ना, अपने आप में एक एनर्जी कैरी करती है, हर आदमी का चार्ट। जैसे इसलिए कभी कभी जब कुंडली बनाते हैं हम लोग पेपर पे, जब कुंडली मैच के लिए आते हैं ना, तो कभी भी एक कुंडली को दूसरे कुंडली के ऊपर नहीं रखते, क्योंकि चार्ट इज़ ए लिविंग थिंग, इट हैज़, उसके पास एनर्जी होता है। जब आप एक चार्ट को दूसरे के ऊपर रखते हो, तो दोनों का इंटरेक्शन होता है, वो आदमी एक आदमी दूसरे आदमी को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कैसे पति पत्नी का शादी होता है, तो दोनों एज ए सोल दोनों अलग है, लेकिन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के लाइफ पे पड़ता है। इसी तरह चार्ट का भी इफेक्ट एक दूसरे, इसलिए चार्ट को कभी ऐसे ख़राब जगह पे नहीं रखना चाहिए, या फिर चार्ट को कभी एक दूसरे चार्ट के ऊपर नहीं रखना चाहिए। वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका एनर्जी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। और सारी चीज़ एनर्जी पे बहुत बेस्ट होती है एस्ट्रोलॉजी में, नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे हमने अभी हरे कृष्णा मंत्र जप किया, तब देखोगे जो भक्ति जो प्रोसेस है, उसमें लोग ट्रायंगल का बहुत महत्व होता है। आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे रेमेडी देते हैं, बहुत सारे यंत्र बनाते हैं। जैसे एक गोलोक यंत्र होता है ना, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में गोलोक यंत्र बनाते हैं, तो उसमें देखोगे एक ट्रायंगल बनाते हैं, फिर एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं अपोजिट। या बहुत सारे साउथ इंडिया में जाओगे तो लोग घरों के बाहर ट्रायंगुलर शेप का रेक्टेंगल बनाते हैं, या ट्रायंगल बनाते हैं ट्रायंगुलर शेप का घर के आगे, उससे क्या बोलते हैं, रंगोली से। जो भी ट्रायंगल होता है, जो ट्रायंगल होता है, वो आपको एनर्जी ला के देता है उस साइड में। तो अगर ट्रायंगल का जो साइड है वो आपके घर के अंदर की तरफ, तो घर के अंदर एनर्जी आएगी। ट्रायंगल का साइड घर से बाहर की तरफ अगर पॉइंटेड है, तो घर से बाहर आपकी एनर्जी जाएगी। इवन जो शिवलिंग है, भगवान शिव का लिंग, शिवलिंग का देखो ऐसे नीचे ये रहता है, और उस पर ऊपर शिव का लिंग लगा रहता है, तो वो एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए शिवलिंग जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे बहुत हाईली एक्टिव एनर्जी होता है। बहुत कोई घर में आप शिवलिंग रखो, आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत लोग घर में शिवलिंग नहीं रखते। या शिव जी का जहाँ पे मंदिर होता है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होता है, वहाँ पे चीज़ें बहुत एक्टिव हो जाती हैं। शिव जी के मंदिर के आसपास बहुत सारी चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। तो मैं ये बोलता हूँ, जैसे हम लोग भी जो जब करते हैं ना, जैसे बहुत जगह जाओगे तो आपको रेमेडी दिया जाता है कि आप जिस हाथ उठा के सिर्फ आप ऐसे भगवान को याद करो, या फिर आप बहुत ग्रेटफुलनेस रहो, हाथ उठा के हेल्प मांगो। हेल्प मांगने के लिए हाथ उठाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी है। इसलिए जब हम चैंट करते हैं हरे कृष्णा मंत्र, तो एक ट्रायंगल शेप बनाते हैं ना अपने बॉडी के ऊपर ना, दोनों हाथ को ऐसे ट्रायंगल का, तो जो कॉस्मोस जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और चूँकि हम मंत्र का जाप करते हैं, तो बहुत ही डिवाइन एनर्जी, डिवाइन साउंड वाइब्रेशन की जो एनर्जी होती है, हमारे अंदर प्रवेश करती है। आपको कभी भी उदास हो, कभी भी कुछ प्रॉब्लम है ना, कभी भी बहुत निगेटिविटी है लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा है, आप सिर्फ हाथ उठा के 3 बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। अब आपको पक्का कुछ ना कुछ रिलीफ होगा ज़रूर, क्योंकि ये एक साइंस है। जो एनर्जी हम अपने आप को इस आउटर यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, इसलिए यंत्र होता है, कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी डिटी का स्थापना होता है, डिटी वर्षिप, उसमें हम लोग यंत्र बनाते हैं, फिर यंत्र के ऊपर हम लोग वो डिटीज को लाते हैं, तो वो बिना यंत्र के वो कॉस्मोस से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप एनर्जी। जैसे मैंने एक रेमेडी बताया था दिवाली के समय, तो श्री यंत्र बनाने का, क्यों ये यंत्र का पहले बहुत यूज़ था, लेकिन धीरे धीरे यंत्र का महत्व लोग कम करते गए, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रोसीड्यूर होता है और बहुत अच्छा कॉन्शियसनेस मेंटेन करना पड़ता है। अगर अच्छा कॉन्शियसनेस नहीं हो, तो ख़राब एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे, है ना। इसलिए जो पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, वो अपने आप को बहुत सत्वगुण में रखना पड़ता है उनको।
अपने आप को बहुत मोड ऑफ गुडनेस में रखना पड़ता है, अच्छा लाइफ है, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस बहुत मैटर करता है। कोई भी चीज़ जब आप करते हो, यज्ञ करते हो या कोई पूजा करते हो ना, क्यों इतना बोलते हैं कि अच्छे से करना चाहिए, क्यों इतना साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्शियसनेस बहुत मैटर करता है। आप ख़राब सोच रहे हो उस समय, ख़राब भावना है, तो वही एनर्जी आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। तो यंत्र का बहुत आप देखोगे, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो लोगो है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने डिजाइन किया था, उस लोगों में भी कहीं ना कहीं ये यंत्र छिपा हुआ है। ट्रायंगल वाला जो मैंने बताया, बहुत अच्छा से उन्होंने डिजाइन किया है। तो इस तरह लोगो भी मैटर करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगो होता है, वो लोगो किस तरह डिजाइन किया जाए, उसमें कौन से तत्व ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कौन सा कलर है, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करते हैं, है ना। ये वास्तु का भी एक पार्ट होता है। ये थोड़ा टॉपिक से हट के था, लेकिन जब आया तो मैंने इसलिए बता दिया। तो जो चार्ट होते हैं वो लिविंग चार्ट होते हैं। आप एक चार्ट को दूसरे के चार्ट के ऊपर नहीं रखिए कभी, वो एक दूसरे को जीवन में इफेक्ट डालते हैं। उनको अलग अलग रखिए, अच्छे जगह पे रखिए। गर्ल्स का जो अगर कुंडली मिलान कर ले, गर्ल्स का 8वें घर का अगर स्वामी दूसरे घर में हो, तीसरे घर में हो, छठे घर में हो, 12वें घर में हो, या कम्बस्ट हो, या डेबिलेटेड हो, तो ऐसे चार्ट को भी नहीं मिले। प्रॉब्लमेटिक चार्ट्स होते हैं बहुत ये लोग। ऐसा नहीं कि उसको हम ये नहीं करते हैं, लेकिन आप एक प्रैक्टिशनर हो अभी। आप अभी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने आपके पास ये है कि आप किसी को भी हेल्प कर सकते हो, कि जितना शक्ति है उतना ही शक्ति से हम दूसरे को हेल्प करते हैं। कि आपका बहुत भाग्य चला जाएगा तो फिर आप फिर आगे प्रेडिक्शन भी नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए जितना होता है ना, जितना सॉल है उतना ही ज़्यादा पैर पसारना चाहिए, जितना हमारी कैपेसिटी है उतना ही ज़्यादा हेल्प करना चाहिए। तो अपने आप को साधना भी करिए। इसलिए एस्ट्रोलॉजर का बहुत, गुरु का जो काम होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। गुरु अगर खुद उतना कैपेबिलिटी नहीं है, तो गुरु भी अपने शिष्यों के कर्मों से सफ़र करता है। तो गुरु को भी अपना जो साधना है वो स्ट्रांग रखना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ कि जो भी एस्ट्रोलॉजर्स है उनको मंत्र जाप करना चाहिए, उनको गायत्री मंत्र का जाप श्योर शॉर्ट करना चाहिए, या हरे कृष्ण मंत्र का जाप, या जो भी मंत्र आपके गुरु ने जो दिया है। बहुत से गायत्री यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो सब चीज़ें, भागवत पढ़ना हुआ, श्रवण कीर्तन, ये सब चीज़ें करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी साधना का पार्ट है। और आप साधना करेंगे तभी आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे। जब आप स्ट्रांग होंगे तभी आप किसी दूसरे को हेल्प कर पाएंगे, नहीं तो आप खुद दूसरे की भी नहीं कर पाएंगे, अपने आप की भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। आठवां घर का लॉर्ड ना, अगर बहुत चैलेंजिंग पोजीशन में है ना, बहुत ही ख़राब पोजीशन में है, तो 8वें उस लॉर्ड के जो दशा आएगा ना, उस दशा में आपको बहुत सेटबैक देखने को मिलेगा। उस दशा में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे चीज़ें को फेस करना पड़ेगा, है ना। खासकर ये जो 8वां घर जो एक्टिवेट होता है, वो 12वें साल में, 24वें साल में और 36वें साल, ये समय ये 8th हाउस जो होता है वो एक्टिवेट होता है। तो इस समय आप देखोगे, अगर ख़राब सिचुएशन में है अपने घर का लॉर्ड, तो इस समय बहुत सारे सेटबैक्स आएंगे आपके लाइफ में, या ऐसा कुछ आएगा देखने को, कुछ ना कुछ इंसिडेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इस समय। कभी कभी क्या होता है, हम जब प्रेडिक्ट करते हैं ना, इंसिडेंट बहुत छोटा होता है, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट करो। जो भी मैं सिखा रहा हूँ ना, इसमें कुछ भी एकदम ही 100% श्योर टेक्निक है। कभी कभी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको शर्म लगता है एक्सेप्ट करने में, लेकिन अगर चार्ट में वो है तो उनके जीवन में वो चीज़ है ना। आप कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट करो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि वो होगा नहीं। एक डिवोटी आया था हमसे दिखाने, तो हमने बोला कि आपके भाई को ना कुछ ना कुछ ही दिन पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है ऐसे कुछ। तो बोला नहीं, मेरा भाई तो एकदम अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और अचानक ऐसे कर करके थोड़ा 10-15 मिनट बाद बोला, हाँ परसों ही तो मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी से गिर गया था।
तो अरे ये कोई छोटा बात था, एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन लोग उतना ध्यान नहीं देते, इसलिए उनके दिमाग में रहता नहीं। तो जो भी जो दशा है, उस दशा में उस चीज़ से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ जरूर हुई होगी ना। कभी कभी कोई या छोटी हुई होगी या बड़ी होगी, छोटी हुई होगी हमको याद नहीं रहता, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ रहता है। इसलिए आप कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट करो। एक आदमी था, उसके उसके सेकंड हाउस में राहु था। मैं बोला कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इंटॉक्सिकेशन का आदत है, क्योंकि राहु इंटॉक्सिकेशन होता है, सेकंड हाउस खाने पीने का होता है। ऐसे आदमी को नशे की आदत रहती है, शराब की, सिगरेट की, ऐसी चीज़ों। तो वो बोला कि नहीं, हम आज तक कुछ नहीं नशा किए हैं। वो आदमी स्वीकार ही नहीं रहा था। 1 महीना बाद पता चला वो आदमी खैनी खाता है। बिहार में खैनी बोलते हैं उसको, तंबाकू। उसको तंबाकू चिबाने का बहुत, मतलब दिन भर में बहुत तंबाकू चिबाता है, लेकिन उसको वो नशा नहीं समझता है, क्योंकि तंबाकू खाना भी एक नशा का चीज़ होता है। राहु है वो दे रहा है, राहु सेकेंड हाउस में बैठा है, इसलिए उसको तंबाकू खाने का नशा है। तो लोग कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते छोटे छोटे चीज़, या कभी कभी उनके ध्यान में नहीं रहता, लेकिन अगर वो चीज़ है वहाँ पे, वो प्लानेट है, वो राशि है, वो दशा है, तो वो इफेक्ट ज़रूर दे रही है। तो इसलिए जब आप प्रेडिक्ट करते हो तो कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट करो और देखो किस टाइप से इफेक्ट दे रही है। जैसे राहु जो है, अगर शनि के साथ है, तो वो इस आदमी के लिए तंबाकू का दिया, हो सकता है किसी के लिए सिगरेट का दे ना, किसी को वाइन का, शराब का नशा दे, या किसी को कुछ स्पेशल टाइप का खाने का नशा हो कि हाँ वो हमेशा चॉकलेट खाता है, इस टाइप का भी कुछ नशा होता है। हाँ, हर दिन में हर खाने का चॉकलेट खाता है, कुछ तो ऐसा ज़रूर देगा। डिफरेंट प्लानेट कॉम्बिनेशन जो एस्पेक्ट होते हैं वो अपने अनुसार इफेक्ट अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ जो टेक्निक मैंने बताया, वो टेक्निक श्योर और टेक्निक है, कुछ ना कुछ ज़रूर उससे रिलेटेड इंसिडेंट होता है। ठीक है। Wherever the Scorpio sign is, these people are bound to bring transformational change in your life. जहाँ भी स्कॉर्पियो साइन हो, स्कॉर्पियो साइन में जो भी प्लैनेट हो, जहाँ भी हो, वो आदमी जो है ना आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाएंगे। जैसे मान लीजिए मरकरी और केतु हो, है ना, सेकंड हाउस में हो ना, स्कॉर्पियो साइन में हो, तो आपके सिबलिंग्स के द्वारा आप अपने फाइनेंसेस में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस देखोगे। मरकरी सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है ना, और सेकंड हाउस फाइनेंसेस का होता है, वेल्थ का होता है ना। स्कॉर्पियो असेंडेंट जो होते हैं उनका 8th हाउस में जेमिनी होता है। तो ऐसे लोगों को भी देखोगे सिबलिंग्स के द्वारा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा उनके जीवन में। मैं एक जानता हूँ, एक थे स्कॉर्पियो असेंडेंट के हैं, तो उनके जो बड़े भाई हैं ना, वो बड़े भाई का रोल उनके जीवन में बहुत प्रोमिनेंट दिखता है। ये छोटे हैं, उनसे बहुत छोटे, इनका शादी नहीं हुआ, बड़े भाई का शादी हुआ है, भाभी है, लेकिन वो सारे चीज़ जो है ये छोटे भाई के थ्रू उनका सॉल्व होता है। जो भी घर का मैटर होता है, उनके पति पत्नी के बीच में भी झगड़ा होता है ना, छोटे भाई जाके ही सॉल्व करता है। तो बहुत प्रोमिनेंट रोल मिलेगा और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल रोल मिलेगा। तो छोटे भाई के कारण इनका जो लाइफ स्टाइल है बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। स्कॉर्पियो साइन जो है वो बहुत ही साइन ऑफ स्मॉल थिंग्स उसको बोलते हैं। ये कीट पतंग होते हैं ना, जहाँ पे भी स्कॉर्पियो साइन हो वहाँ पे आप, मैं कल भी ऐसे ये पॉइंट बताया था, वहाँ पे छोटे छोटे चीज़ों से, इंसेक्ट्स बाइट्स, उस शरीर के अंग में कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, इससे कुछ ना कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जो कि डिटेक्ट भी नहीं हो पाता है ना। या छोटे छोटे चीज़ भी जहाँ पे भी स्कॉर्पियो होगा वहाँ पे आपका चीज़ छोटा रहेगा। मान लीजिए स्कॉर्पियो सेकंड हाउस में हो, तो सेकंड हाउस वेल्थ का होता है। आपका बैंक बहुत छोटा बैंक होगा जहाँ पे आप पैसे जमा करते होंगे ना, जैसे सहकारी बैंक होता है, ग्रामीण बैंक होता है ना। जिससे अगर 7th हाउस में हो तो आपकी जो वाइफ होगी वो छोटी हाइट की होगी, है ना। तो ऐसे जहाँ पे भी स्कॉर्पियो साइन होगा वहाँ पे छोटे चीज़ों को डिनोट करेगा, छोटे चीज़ से रिलेटेड होगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर केतु है जो स्कॉर्पियो का मालिक है, अगर सेकंड हाउस में हो तो केतु, उसके दांत में कीड़े हो सकते हैं
अगर स्टोमक अगर 5th हाउस में हो तो उसको पेट में रिलेटेड डाइजेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेट को जो डाइजेस्टिव करते हैं वो कम होंगे, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो वो इफेक्ट अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर देगा। Wherever Scorpio sign is, things will be unsolvable. स्कॉर्पियो है जो, जैसे मैं बताया था कल, लाल किताब में बोला गया एक डीप वेल है, क्या है, एक बहुत गहरा कुआं है जिसका सीमा कोई नहीं जानता है, ऐसा लिखा है, जिसकी गहराई कोई नहीं जानता है, इतना गहरा है। तो अनसोल्वेबल, जैसे कैंसर एसेंडेंट हुए तो उनका जो कैंसर एसेंडेंट के लिए 8वां साइन उनके 5वें घर में आएगा, तो उनके जो बच्चे होंगे, बच्चों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे वो अनसॉल्वेबल होंगे, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कैंसर एसेंडेंट वाले के ज़्यादातर के बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होता है। टॉरस एसेंडेंट कोई बच्चे का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनके जो 5वें घर में होंगे, 6ठा राशि रहता है वर्गो, और 6ठे घर में 7वां राशि रहता है वाइफ, और 7वें घर में 8वां रहता है। तो उनको बच्चे और बीवी और स्पाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा लगा रहता है। लाल किताब कहता है ये साइन का एंड कोई नहीं जानता है, स्कॉर्पियो साइन का एंड कोई नहीं जानता है। जो आपका जो 1st हाउस था वो आपका जन्म का था, स्कॉर्पियो आपका मृत्यु का साइन होता है, एंड का साइन होता है। तो ये इतना गहरा होता है, इसका कोई अंत नहीं जानता है ये साइन का। If a person has Venus Rahu combination or Venus in Mars Navansa, he doesn't has to do extra meditate, it will keep happening. वेनस और राहु कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे आदमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते ही रहता है ना, इसमें कोई शक नहीं है, वो पक्का श्योर न श्योर होगा, क्योंकि राहु है हमेशा वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करता है, और वेनस रिलेशनशिप का, और वेनस राहु एक साथ हो गया तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा। मैं एक माता जी है, उनके चार्ट में शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं पड़ रहा है, यही था कि उनका भी पति के इसमें ऐसा था, वेनस और राहु का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन था ना। उनकी शादी को 10 साल हो गए, उनके बच्चे हैं, लेकिन तो भी उनका जो पति है उनका अफेयर चलता है किसी दूसरे माता जी से, जो उनके पहले गर्लफ्रेंड था या उनसे अलग कास्ट के हैं। तो ये आप प्रोमिनेंट देख सकते हो, वेनस और राहु कॉम्बिनेशन, मतलब ये चीज़ होगा ही होगा। केतु जो है वो कोलॉर्ड है स्कॉर्पियो का। कितने टर्न हो गया, बस 1-2 और, क्योंकि आज ज़्यादा लेना नहीं चाहता मैं, एकादशी का दिन है। Ketu is the co-lord of Scorpio. Mars and Ketu work in different ways. Scorpio has unsolvable problems because both work differently. ओके, जो मार्स और जो केतु है दोनों इसके लॉर्ड है, और दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए वो चीज़ अनसॉल्वेबल हो जाती है स्कॉर्पियो साइन में। हालांकि दोनों क्रूर ग्रह ही हैं, दोनों को नेचर में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन दोनों का काम करने का अलग नहीं। ये मार्स जो होता है वो क्विक एक्शन के लिए होता है, फास्ट एक्शन के लिए क्विक एक्शन, और जो केतु होता है वो एंग्जाइटी देता है। तो आप देखोगे दोनों जो है, जो एंग्जाइटी के लिए और क्विक एक्शन के लिए जो ग्लैंड जो एंजाइम प्रोड्यूस करती है हमारे ब्रेन में, दोनों सेम ही ग्लैंड्स दोनों एंजाइम प्रोड्यूस करती है। क्विक एक्शन के लिए भी एकदम जो तुरंत एक्शन लेते हैं, जो रिफ्लेक्टिव एक्शन होता है, या फिर जो एंग्जाइटी का जो एंजाइम से रिलीज करती है, वो दोनों के ग्लैंड्स एक ही होते हैं, इसलिए ऐसा बोला जाता है पूर्ववत केतु। लेकिन दोनों का जो वर्किंग अलग है, क्विक एक्शन का अलग है, एंग्जाइटी का अलग है। तो लाल किताब बोलती है ये जो मार्स और केतु है ये एक लायन और कुत्ते के जैसा, कुत्ते के बीच में जो फाइट होता है, जो झगड़ा होता है, उस फाइट के समान है। लायन मार्स है और केतु कुत्ता है,
तो लायन कभी नहीं चाहता कि कुत्ते से लड़े, क्योंकि उसके डिग्निटी के खिलाफ है ना। एक छोटे कुत्ते से क्या लड़ेगा, है ना। कुत्ता क्या चीज़ है, लेकिन कुत्ता चाहता है, हमेशा लड़ना चाहता है। कुत्ता हमेशा भौंकते रहता है, क्योंकि कुत्ता उससे वो लड़ना चाहता है, वो छोटे छोटे चीज़ों को लेके। तो ये कंपैरिजन दिया गया है लाल किताब में, लायन और कुत्ते को लेके। तो दोनों ही क्रूर है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग है। इसलिए स्कॉर्पियो साइन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो जल्दी सॉल्व नहीं हो पाती, क्योंकि वो फाइट चलते रहता है। कुत्ते और शेर के बीच का जो फाइट होता है वो चलते रहता है। Mars is the first house lord and it has also given 8th house. There is a connection between birth and death. केतु is breaking planet. हाँ, केतु जो है, जैसे मैं बताया भी बहुत, केतु जो है ब्रेकेज देता है, कटिंग देता है। तो मार्स जो होता है बिगिनिंग देता है कोई भी चीज़ का, एरीज साइन। और देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन बर्थ एंड डेथ। तो चूंकि स्कॉर्पियो में केतु भी रहता है, तो केतु बिगिनिंग का ब्रेकेज देता है। जन्म जो था वहाँ पे ब्रेकेज, इसलिए जो 8वां जो होता है वो मृत्यु का भी साइन होता है। 8वां जो राशि होता है, जो घर होता है, वो मृत्यु का होता है। केतु कनेक्टेड टू 5th हाउस और A5 और 5th लॉर्ड एसेंडेंट। केतु जो होता है, जो ब्रेकेज दिया था, वो आपको पास्ट लाइफ से पुण्य कर्म लाता है, इसलिए आप एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। तो इसका कनेक्शन एसेंडेंट से होगा जरूर, या फिर 5th हाउस से होगा। 5th हाउस जो होता है आपका प्रीवियस पुण्य का घर होता है, आपकी एजुकेशन का होता है। या फिर A5 का जहाँ पे पदा पड़ेगा, आरूढ़ पदा। आरूढ़ पदा शायद मैंने आप लोग को पढ़ाया नहीं है, तो आप लोग ये स्कॉर्पियो खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं आरूढ़ पदा बताऊँगा। हर घर का एक पदा होता है, हर हाउसेस का। तो वो उसका जो एग्जिस्टेंस होता है, जो मेटल वर्ल्ड में, उसके बारे में दिखाता है। तो उसको पढ़ाऊंगा। तो अगर A5 पदा का कनेक्शन हो केतु से, तो ऐसे लोग को ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है ना। केतु रिप्रेजेंट फ्लैग। फ्लैग हम लोग कहाँ लगाते हैं, देखिए मंदिर के टॉप में फ्लैग लगाते हैं, या कहीं पे झंडा हमें गाड़ना है, फतेह करना है, जहाँ पे किले के ऊपर फ्लैग लगाते हैं। तो केतु सोच के आपने ये सब चीज़, जो केतु जो है कटिंग करता है, लास्ट लाइफ की चीज़ों को आपको लेके आता है। आप देखोगे जो लास्ट जो ये होते हैं शायद, इवन 12th राशि का जो स्वामी है, स्वामी नहीं, जो नक्षत्र का जो स्वामी है, मुझे लगता है शायद केतु है। वहाँ पे भी वो ब्रेकेज देता है। नहीं, 12th का नहीं, जो अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है। अश्विनी पहला नक्षत्र है, तो वहाँ से भी वो कैरी करता है। लास्ट लाइफ का जो आपका प्रीवियस कर्मा है वो कैरी करके केतु वहाँ पे लाता है। तो केतु क्या होता है कि अपने पिछले लाइफ में जो भी चीज़ मास्टर किया है ना, वो चीज़ को लेके आता है। अपने पिछले लाइफ में उस चीज़ के लिए मेहनत किया, इसलिए केतु जो होता है ना, बहुत कार्मिक प्लैनेट इसको बोलते हैं। राहु और केतु बहुत ही कार्मिक, ये एक्सिस जहाँ पे होता है, आपका होल लाइफ उसके थ्रू रोटेट करता है ना। जो फ्लैग क्यों दर्शाते हैं कि हमने वो चीज़ मास्टर कर लिया, वो चीज़ हमने फतेह कर लिया, वो चीज़ जीत लिया है, वो किला जीत लिया, तो वहाँ पे फ्लैग आके गाड़ते हैं। तो आपने जो चीज़ प्रीवियस लाइफ में मास्टर कर लिया है, वो चीज़ केतु रिप्रेजेंट करता है। इसलिए केतु जहाँ पे होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा स्किल होगा, कुछ ऐसा चीज़ होगा जो आपको नेचुरली आता है। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करना, थोड़ा सा आप करते हैं, बस आपको आ जाता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर जो है ना, जिसका केतु रहता है असेंडेंट में 5th हाउस से, वो तुरंत सीख जाता है। उसको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि उसने पिछले लाइफ में बहुत उसके लिए मेहनत किया है। केतु अगर 3rd हाउस में हो ना, तो ऐसे आदमी, जैसे कि कोई आदमी देखोगे सिंगिंग होता है, वो जस्ट सिंगिंग जानता है, उसके लिए उसको सिंगिंग करने के लिए मेहनत करने के लिए, वो बोलते हैं ना, इसे गॉड गिफ्ट, इसे नेचुरल टैलेंट फॉर हिम। क्यों? क्योंकि वो केतु ला के दे रहा है। उसने पिछले लाइफ में बहुत साधना किया उससे रिलेटेड, तो केतु जस्ट उसको ला के दे रहा है। उसको वो सेंस डेवलप, सब कॉन्शियस माइंड में वो सिंगिंग का पूरा सेंस है उसके पास। और वो जस्ट थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, ब्रशिंग करता है, वो बहुत अच्छा सिंगर बन जाता है। और कोई आदमी बहुत मेहनत करता है तो भी उसको सिंगिंग का कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये सब प्रीवियस लाइफ से ला के दे। इसलिए केतु जो होता है, एक बाउंड्री भी सेट करता है। केतु इस दुनिया से काट के आपका अपना बाउंड्री भी सेट करता है ना। बाउंड्री देखो फ्लैग से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लैग लगाते हैं बाउंड्री लगाने के लिए, क्योंकि केतु आपको अलग करना चाहता है, आपको इस दुनिया की चीज़ों से हटा के आपको सब कॉन्शियस लेवल पे लेके जाना चाहता है।
कि केतु क्या है, एक हेडलेस प्लैनेट है जिसका हेड नहीं है। तो क्या कहता है, वो इंटरनली सोचता है, वॉरियर है, लेकिन वो आपके बाहरी दुनिया से हटा के एक आपको अंदर पे फोकस करने को चाहता है। इसलिए केतु को बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट भी बोला गया, केतु को एक मोक्षदायक प्लैनेट भी बोला गया, क्योंकि जब आप बाहर से फोकस छोड़ के जब अपने अपने अंदर की दुनिया पे फोकस करते हो, तभी आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करते हो। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है केतु के, एक एक करके हम डिस्कस भी करेंगे थोड़ा डिटेल में। आज इतना ही रहने देते, क्योंकि आज एकादशी का दिन है, तो हम चाह रहे थे कि ज़्यादा क्लास नहीं ले। केतु के बारे में स्टोरी भी है, मत्स्य अवतार का स्टोरी से बहुत रिलेशन है। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे केतु मत्स्य अवतार को, क्योंकि हर प्लैनेट एक ना एक विष्णु के अवतार को रिप्रेजेंट करता है। इसके पहले मैंने जो भी प्लैनेट के बारे में बताया था उन सब का मैंने डिस्कस किया। जैसे मैंने बताया था मार्स का नरसिंह देव है, शुक्र का परशुराम अवतार है, मरकरी का बुध है, चंद्रमा का भगवान कृष्ण है, सूर्य का भगवान राम है ना, ऐसे करके बताता था। तो केतु का उस तरह मत्स्य अवतार है। तो कल के क्लास में इसके बारे में बताएंगे क्या स्टोरी है मत्स्य अवतार का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।